हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बंधु क्लासेस पे स्वागत है। आज हम दोस्तों इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम इतिहास में मौर्य साम्राज्य किसके रूप में जानते हैं दोस्तों? मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। एक तरह से कहा जाए, मौर्य साम्राज्य भारत का पहला ऐसा साम्राज्य था जो पूरी तरह से क्या था, केंद्रीकृत साम्राज्य था। और यह भी कहा जाता है मौर्य साम्राज्य भारत का सबसे विशाल साम्राज्य था। इस समय जब छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद जो स्थापित होने वाले साम्राज्यों में सबसे विशाल साम्राज्य किसका था? मौर्यों का था। यह मौर्य साम्राज्य इतना विशाल कैसे था? इसकी विशालता के क्या कारण थे? जब पूरी तरह से भारत को एक सूत्र में बांधने का जो गुण था वो मौर्य साम्राज्य के अंदर देखा जाता है। मौर्य साम्राज्य के इतिहास को हम कैसे जानते हैं या मौर्य इतिहास की जानकारी हमें किन किन माध्यमों से होती है, आज हम दोस्तों मौर्य इतिहास के स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? मौर्य इतिहास के स्रोतों के बारे में, यानी मौर्य इतिहास के कौन कौन से स्रोत हैं, या हम मौर्य इतिहास के बारे में, या हम अशोक के बारे में कहें, चंद्रगुप्त के बारे में कहें, इनके बारे में हमें किन किन माध्यमों से जानकारी मिलती है, तो आज हम उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर हम पहले देखा जाए मौर्य इतिहास की जो हमें जानकारी मिलती है वो तीन माध्यमों से अगर हम देखें, तो अगर देखा जाए तीन माध्यमों के अंतर्गत हम इनका अध्ययन करेंगे। पहला क्या होता है? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक जो स्रोत है, यानी जो हमें साहित्यों के माध्यम से जो उस समय की या उसके बाद में जो साहित्य लिखे गए या ग्रंथ लिखे गए उनके माध्यम से जो हमें जानकारी मिलती है उसे ही हम क्या कहते हैं? साहित्य स्रोत। यानी साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हमें क्या क्या जानकारी मिलती है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो दूसरा माध्यम होता है मौर्य इतिहास को जानने के लिए वो होता है विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में हम जानेंगे। जो दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत होता है वो क्या होता है? विदेशी यात्रियों का विवरण होता है। जो विदेशी यात्री समय समय पर भारत का आगमन किए और उन्होंने अपना जो है एक महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत लिखा या कोई पुस्तक लिखी, उन पुस्तकों में मौर्य साम्राज्य की हमें क्या जानकारी मिलती है वो हम कहां से प्राप्त होती है? विदेशी यात्रियों के विवरण से हमें वो जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा जो स्रोत है पुरातात्विक स्रोत कहते हैं हम लोग। पुरातात्विक स्रोत, जो पुरातात्विक स्रोत होता है इसके माध्यम से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। जो पुरातात्विक स्रोत होता है उसके अंतर्गत क्या होता है? हम लोग अभिलेखों की चर्चा करते हैं, ताम्रपत्रों की चर्चा करते हैं, या हम कह दें गुहा लेखों की चर्चा करते हैं, गुफाओं की चर्चा करते हैं। इनके माध्यम से हमें जो जानकारी मिलती है उसे ही हम क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। तो हम दोस्तों एक एक करके इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम किन किन सब्जेक्ट को या किनको किनको शामिल करते हैं। साहित्यिक स्रोत की अगर हम बात करें, साहित्य स्रोत की बात करें हम, तो साहित्य स्रोतों के अंतर्गत जो हम सर्वप्रथम विश्लेषण करते हैं बौद्ध साहित्य का। किसका करते हैं? बौद्ध साहित्य की अगर हम बात करें, बौद्ध साहित्य के अंतर्गत हम जो उस समय देते हैं मौर्य इतिहास के बारे में जानकारी हमें मिलती है। पहली होती है महावंश। महावंश एक जो किताब होती है बुद्धों की वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, महावंश। दूसरी होती है दीपवंश। दीपवंश। एक पुस्तक और होती है जो बार बार पूछी जाती है, महाबोधि वंश।
बोधि वंश। महाबोधि वंश जो है ये बुद्धों की महत्वपूर्ण इतिहास है। इन किताबों के माध्यम से हमें मौर्य साम्राज्य के शासकों की जात का भी उल्लेख मिलता है। जैसे इसमें कहा गया है जो मौर्य शासक वो कौन थे, क्षत्रिय वर्ग में रखा गया है। क्षत्रिय यानी बुद्धों की जो किताबें हुआ करती थी या हम कहें बौद्ध साहित्य के अंतर्गत मौर्य शासकों को किसके अंदर रखा गया है, क्षत्रिय वर्ग के अंदर रखा गया है। और इनके प्रारंभिक जो इनका शुरुआती इतिहास होता है, प्रारंभिक इतिहास के बारे में भी हमें यहां से जानकारी मिलती है। दूसरी अगर इसी तरह से हम देखें तो जैनों की आती है। जैन ग्रंथों की बात करें हम, जैन ग्रंथों को हम इनमें भी देखते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र एक किताब होती है, इसको कौन लिखते हैं, भद्रबाहु द्वारा लिखी गई थी। ये भद्रबाहु द्वारा यानी भद्रबाहु द्वारा एक कल्पसूत्र लिखी गई थी। इन कल्पसूत्रों के में भी हमें क्या होता है, मौर्यों के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी हमें प्राप्त होती है। एक पुस्तक और होती है जिसे हम परिशिष्ट पर्वत, इसके लेखक जो होते हैं हेमचंद्र होते हैं। हेमचंद्र यानी हेमचंद्र द्वारा एक किताब लिखी गई परिशिष्ट पर्वत। इस परिशिष्ट पर्वत के पुस्तक में भी हमें क्या होता है, मौर्यों के इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगले साहित्य की अगर हम बात करें, तो एक किताब आती है विशाख दत्त कृत होती है। विशाख दत्त ने एक किताब लिखी थी जिसे हम मुद्रा राक्षस कहते हैं। मुद्रा राक्षस में भी हमें क्या होता है, मौर्यों के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। एक किताब होती है सोमदेव ने लिखा है। कौन, सोमदेव ने लिखा है। एक किताब सोमदेव ने लिखा जिसे हम कथा सारित सागर कहते हैं। कथा सारित सागर के नाम से जानते हैं। इस किताब में भी हमें मौर्यों की आरंभिक जीवन या मौर्यों की राजनीतिक जीवन के बारे में हमें जानकारी इसी किताब से प्राप्त होती है। एक होते हैं क्षेमेंद्र की एक किताब होती है बृहद कथा मंजरी। कौन किताब होती है, बृहद कथा मंजरी एक किताब होती है। इसमें भी हमें इतिहास के बारे में या मौर्यों की जानकारी हमें इस किताब से भी हमें प्राप्त होती है। और एक आखिरी पुस्तक होती है जो अंकितों की बात करें, पतंजलि की एक होती है महाभाष्य किताब होती है। इस किताब के माध्यम से भी हमें मौर्यों के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों ये किताबें कहीं न कहीं आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये किताबें आपके लिए अति महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे हमने लिखा विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, सोमदेव की कथा सारित सागर और क्षेमेंद्र की होती है बृहद कथा मंजरी। उसी तरह से पतंजलि की एक किताब है महाभाष्य। ये किताबें अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं और इन किताबों के माध्यम से क्या होता है, हमें बौद्ध इतिहास के बारे में, मौर्य इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जो आखिरी महत्वपूर्ण किताबी होती है अगर हम साहित्य सत्र के अंदर अध्ययन करते हैं, वो होती है कौटिल्य की अर्थशास्त्र। कौन होती है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण होती है कौटिल्य की अर्थशास्त्र कहा जाता है कौटिल्य
के जो उस समय कौटिल्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था और इसी के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जाती है। कौटिल्य को अन्य नामों से भी जाना जाता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे विष्णुगुप्त, यानी कौटिल्य को और किस नाम से जाना जाता है, इसे हम विष्णुगुप्त कहते हैं। और एक नाम इसका मिलता है जिसे हम बहुत ही मशहूर है, चाणक्य। जो अक्सर आजकल राजनीतिक नेता होते हैं, अगर वो बढ़िया रणनीति बनाते हैं, बढ़िया नीति बनाते हैं, तो उनको आज का चाणक्य कहा जाता है। यानी विष्णु कौटिल्य का एक दो नाम और मिलते हैं, जैसे विष्णुगुप्त कौटिल्य को कहा जाता था और चाणक्य भी क्या होता था, विष्णु यानी कौटिल्य को कहा जाता था। जो ये चाणक्य की जो किताब थी, यानी अर्थशास्त्र जो किताब थी कौटिल्य की, ये क्या थी, लोक प्रशासन पर लिखी हुई प्रथम प्रमाणिक पुस्तक थी। यानी जो अर्थशास्त्र थी ये किससे संबंधित थी, लोक प्रशासन से संबंधित थी। एक तरह से कहा जाए इसे राजनीति से संबंधित थी। किससे संबंधित थी, राजनीति से संबंधित थी। और ये कहा जाता है लोक प्रशासन पर जो है ये पहली पुस्तक, भारत की पहली प्रमाणिक पुस्तक जो लोक प्रशासन से संबंधित है, वो कौन है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र को कहा जाता है। अगर हम कहा जाए कौटिल्य को भारत का मैकावली भी कहा जाता है। कौटिल्य का मैकियावली भी कहा जाता है। यानी कौटिल्य को भारत का मैकियावली भी कहा जाता है। यह यूरोप का एक राजनीति का बहुत ही बड़ा विद्वान था। इसने एक पुस्तक लिखी थी, प्रिंस। मैकियावली ने एक पुस्तक लिखी थी राजनीति पर, प्रिंस। उसी तरह से कौटिल्य ने एक राजनीति पर पुस्तक लिखी जिसे हम अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं, और उसी तरह से मैकियावली ने एक पुस्तक लिखी जिसे हम प्रिंस के नाम से जानते हैं। दोनों का जो राज्य यानी विषय था वो राजनीति से संबंधित था, लोक प्रशासन से संबंधित था। अगर हम कौटिल्य की पुस्तक के बारे में बात करें, इसके बारे में कुछ जानकारी अगर दें आप लोगों को, तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था, इसमें 15 अधिकरण थे। कितने, 15 अधिकरण थे। अधिकरण का मतलब होता है भागों में। ये 15 भाग इसके थे, 15 अधिकरण थे। इसे 180 उपकरण थे जिसे हम उपभाग कहते थे, सब डिवीजन, उपभाग। यानी इसमें 15 तो भाग थे और 180 उपकरण थे, मतलब उपभाग थे। इसे 6000 श्लोक मिलते हैं। इस पुस्तक में 6000 श्लोक मिलते हैं। यह पुस्तक अनपुरुष, थर्ड पर्सन शैली पर लिखी हुई है। जो यह पुस्तक है अन्य पुरुष या हम कहें थर्ड पर्सन शैली पर लिखी हुई है। इसका जो सर्वप्रथम संकलन करवाया था डॉक्टर श्याम शास्त्री ने। इसका जो सर्वप्रथम संस्करण करवाया था या इसका प्रकाशन करवाया था डॉक्टर श्याम शास्त्री ने। कब करवाया था, 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में अर्थशास्त्र का डॉक्टर श्याम शास्त्री द्वारा पहली बार प्रकाशित की गई थी। अगर ये कहा जाए प्रकाशित करवाया था इसको दोस्तों। इस तरह से कहा जाए अर्थशास्त्र में, जो अर्थशास्त्र का एक तरह से कहा जाए महत्वपूर्ण इसमें है। इसमें 15 अधिकरण की बात की गई है, 180 उपकरण की बात की गई है, 6000 इसमें श्लोक मिलते हैं। इसे अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन शैली पर इस पुस्तक को लिखा गया है और सर्वप्रथम 1909 ईस्वी में डॉक्टर श्याम शास्त्री के द्वारा इसका प्रथम प्रकाशन
करवाया गया था या इसे प्रथम बार प्रकाशित की गई थी। इसमें आकर हम दोस्तों देखते हैं इस पुस्तक में जो महत्वपूर्ण इसके अंश विद्यमान है या इस पुस्तक में महत्वपूर्ण चीजों के बारे में क्या क्या कहा गया है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे प्रथम अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत की बात की गई है। किसकी बात की गई है? सप्तांग सिद्धांत की। सप्तांग इसमें सिद्धांत की बात की गई है। इस सप्तांग सिद्धांत के बारे में क्या था? कौटिल्य का मानना था राज्य एक शरीर रूपी संरचना है जिसके अलग अलग मंत्री होते हैं। जैसे शरीर में सर होता है, पैर होता है, हाथ होता है, उसी तरह से जो एक साम्राज्य रूपी राज्य है उसके भी अलग अलग अंग होते हैं। तो सर्वप्रथम कौटिल्य द्वारा इसमें जो पहला डिवीजन किया गया स्वामी का, यानी क्या कहा? राज्य में एक स्वामी होगा, इसे ही राजा कहा जाता है। यानी राज्य में एक स्वामी होगा जिसे कौटिल्य द्वारा राजा कहा गया। जब कौटिल्य बोला कि राज्य जो होगा इस स्वामी के अंतर्गत ही या इसके अधीन ही, इसके शक्ति पर ही राज क्या करेगा? विकास करेगा। राज का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, इसकी अच्छी नीतियां बनेगी। अगर स्वामी अच्छा होगा तो अच्छी नीतियां बनाई जाएंगी। अगर स्वामी अच्छा होगा तो राज का प्रशासन जो होगा पूरी तरह से अच्छा होगा। इसीलिए राज्य का इसे सिर मानता है। यानी राज्य का जो राजा होगा उसे क्या होता है? इसे राज्य का सिर मानता है। जैसे पूरे शरीर में सबसे अगर महत्वपूर्ण कोई चीज होता है वो क्या होता है? सिर होता है। सिर के माध्यम से ही इंसान क्या करता है? पूरी तरह से सोच सकता है, शरीर का विकास कर सकता है, क्या करना है ये डिसीजन ले सकता है, क्या नहीं करना है ये सारे डिसीजन कहां से होते हैं? मानव की खोपड़ी से होती है और मानव की खोपड़ी के अंदर दिमाग पाया जाता है। तो उसी तरह से कौटिल्य का मानना था जो स्वामी होता है या जो राजा होता है वो क्या होता है? राज्य का सिर होता है। दूसरी बात कौटिल्य ने किसे कहा? अमात्य। अमात्य मतलब मंत्री। अमात्य जो होता है इसने राज्य की आंखें माना है। अमात्य को क्या माना है? राज्य की आंखें माना है। यानी अमात्य के द्वारा जो राजा होगा, जैसे अब सिर तो हमारे पास है, सिर तो आंखें देख नहीं सकता कि हमें जाना कहां है, क्या करना है, इसका सारा डिसीजन कौन करती है? हमारी आंखें करती हैं। अगर आंखें ना देखें तो हम दक्षिण की दिशा जा रहे हैं या पश्चिम की दिशा में जा रहे हैं ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से अमात्य जो होता है राजा की आंखें होता है। यानी राज की आंखें होता है। राज तरक्की पे जा रहा है या इसकी दुर्दशा हो रही है, राज पे कौन अटैक कर रहा है, ये सारा काम कौन करता है? अमात्य करता है। यानी सप्तांग सिद्धांत पे जो दूसरा महत्वपूर्ण अधिकारी मानता है कौटिल्य, वो कौन होता है? अमात्य होता है। अमात्य को इसीलिए राज की आंखें कहा है। ठीक है दोस्तों, अगली बात देखता है जनपद। सप्तांग सिद्धांत में जो तीसरा पॉइंट बताया गया है वो किसे बताया गया है? जनपद बताया गया है। जनपद को राज्य की जांघें कहा गया है। जांघें कहा गया है। यानी जनपद के बिना या किसी भूभाग के बिना कोई राजा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो उसके अपना राज्य होगा जिसपे वो हुकूमत करेगा, जिसपे वो शासन करेगा। उसी तरह से अगर जनपद ही नहीं होगा तो आत्मा या हम स्वामी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। बिना जनपद के न आत्मा की कोई महत्वपूर्ण होगी न स्वामी की कोई महत्वपूर्ण होगी। इसलिए तीसरे महत्वपूर्ण की बात किसको कहा गया है? जनपद को कहा गया है। और कौटिल्य के द्वारा जनपद को राज्य की जांघें मानी गई है। यानी जिसके द्वारा राज्य आगे बढ़ेगा, विकास करेगा। अगले बात में अगर करें इसी तरह से चौथे की अगर हम बात करें दुर्ग या किला। अगर जनपद हमारे पास स्थिर है, अमात्य हमारे पास है, स्वामी है, तो इस जनपद को हमें सुरक्षा भी देनी है। यानी जनपद को क्या करना है? सुरक्षित भी रखना है। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? दुर्ग की।
या हम कहें किले की, जो जनपद के चारों तरफ इसके सुरक्षा के लिए बनाया जाता था, उसे ही हम दुर्ग कहते थे, किला कहते थे। और इसको क्या कहा गया है कौटिल्य द्वारा, इसे बाहें कहा गया है। यानी अगर हम शरीर हमारे पास है, अगर हमारे पास बाहें ना हो, हाथ ना हो, तो हम इस शरीर की रक्षा कैसे करेंगे, सुरक्षा कैसे करेंगे। तो उसी तरह से अगर जनपद है, अमात्य है, स्वामी है, अगर हमारे पास दुर्ग ही ना है, हमारे पास हाथ ही ना है, तो हम इन सब चीजों की कैसी सुरक्षा करेंगे। इसीलिए चौथा जो महत्वपूर्ण माना है उसको लिए क्या कहा गया है, दुर्ग की बात करता है कौटिल्य। और दुर्ग की किस शरीर के किस अंग से तुलना करता है, ये बाहों से करता है, हाथ से इसकी सुरक्षा करता है। इसी तरह से अगर हम देखें पांचवें में कोष, कोष मतलब धन। अगर हम कोष की बात करें, अगर हमारे पास दुर्ग भी है, जनपद भी है, अमात्य भी है, स्वामी भी है, अगर हमारे पास पैसा ना हो या धन की व्यवस्था ना हो, कोष ना हो, तो इनको चलाने के लिए कोष को अति आवश्यक माना गया है। इसीलिए इसे पांचवें में रखा गया है। इसे क्या कहा गया है, मुख से तुलना की गई है। यानी ये क्या है, राज्य का मुख है, जिसके अंतर्गत इंसान खाएगा, पिएगा और इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इसी तरह से अगर हम कहें, अगले की बात करें तो दंड, दंड आबलिक सेना। यानी ये सब होते हुए भी, हाथ भी, ये सब कुछ है, दुर्ग भी सुरक्षा है, अगर उसे देखने वाला कोई ना हो, उसकी सुरक्षा करने वाला ना हो, तो सेना को पांचवें पॉइंट पर रखा गया है। और इसे क्या कहा गया है, मस्तिष्क। यानी सबसे महत्वपूर्ण जो डिसीजन लेगा मस्तिष्क, इसकी तुलना किससे की गई है, मस्तिष्क से की गई है। आखिरी जो होता है मित्र, मित्र की बात की गई है। और ये क्या, इससे किसी शरीर की तुलना की गई है, कान से। यानी मित्र जो होता है आपको अच्छी सलाह देगा, आपको क्या गुप्तचर व्यवस्था चल रही है उनके सबके बारे में आपको अवगत कौन कराएगा, राजा को मित्र कराएगा। तो इस तरह से देखा जाए कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत 7 चीजों की बात की गई है। पहले नंबर पर स्वामी, जिसे राज का सिर कहा गया है। दूसरे नंबर पर अमात्य, जिसे राज की आंखें कहा गई है। और तीसरे नंबर पर जनपद की बात की गई है, जिसे राज की जांघें से तुलना की जाती है। चौथे नंबर पर दुर्ग की बात की गई है, जिसे राज की बाहें कहा गया है। और पांचवें नंबर पे हम देखें तो कोष की बात की गई है, इसे राज का मुख कहा गया है। और छठे नंबर पर दंड या सेना की बात की गई है, इसे राज्य का मस्तिष्क कहा गया है। और मित्र को राज का कोष कहा गया है। तो यह है कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात क्लियर हुई। और कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं जो अर्थशास्त्र में कौटिल्य द्वारा उल्लेख की गई हैं। पहला तो महत्वपूर्ण था सप्तांग सिद्धांत। उसी तरह से दूसरा, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही 18 तीर्थ यानी 18 अधिकारियों की बात करता है। यानी राज्य में क्या होंगे, 18 प्रकार के अधिकारी होने चाहिए। एक प्रशासन को चलाने के लिए 18 प्रकार के अधिकारियों की बात करता है। इसी ग्रंथ में अर्थशास्त्र जो है, पहला ग्रंथ है जो गुप्तचर व्यवस्था का उल्लेख करने वाला पहला ग्रंथ होता है। अर्थशास्त्र में गुप्तचर व्यवस्था को गूढ़ पुरुष कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों, गूढ़ पुरुष कहा गया है। यानी कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र में गुप्तचर व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है। इसके अलावा इसमें व्यापार के लिए जहाज, रानी का भी उल्लेख अर्थशास्त्र में हमें मिलता है। इसी तरह से देखा जाए, कौटिल्य ने शूद्रों को आर्य कहा है। यानी पहली बार किसी पुस्तक में शूद्रों को आर्य कहा गया है। और इन्हें सेना में भर्ती होने की इजाजत सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी, वो भी कौटिल्य के द्वारा दी गई थी अर्थशास्त्र में। इस तरह से अगर हम कहा जाए, कौटिल्य ने शूद्रों को आर्य कहा है और इसने भू राजस्व की
भू राजस्व की जो दर बताई है वो 1/6 बताई है। यही धार्मिक कर था। इस तरह से हम देखें अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण बातों का जो उल्लेख है, इसमें 18 तीर्थक यानी 18 प्रकार के अधिकारियों की बात की गई है। इसमें गुप्तचर व्यवस्था की प्रथम बार उल्लेख हुआ है, जिसे हम गूढ़ पुरुष के नाम से जानते हैं। इसमें व्यापार के लिए जहाज रानी शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। और अर्थशास्त्र में ही कौटिल्य द्वारा शूद्रों को आर्य कहा गया है, जिन्हें वह सेना में भर्ती होने की अनुमति देता है। और इसी तरह से अर्थशास्त्र में भूराजस्व जो दर है वो कितनी है, 1/6 का उल्लेख बताया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से देखा जाए जो हमें महत्वपूर्ण जानकारी यानी मौर्य साम्राज्य की जानने की जानकारी मिलती है, वो साहित्यिक स्रोतों में हमने आपको विस्तार से बताया। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों को बताएं। तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों, धन्यवाद।